आज अयोध्या तनाजा केस की सुप्रीम कोर्ट में 25वें दिन की समाअत मुकम्मल हुई। आज भी मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने दलाइल को पेश किया। धवन ने अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ा, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। राजीव धवन ने कहा कि भगवान राम की बुजुर्गी पर कोई इख्तलाफ नहीं है। इस बात पर भी इख्तलाफ नहीं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में कहीं हुआ था, लेकिन इस तरह की बुजुर्गी किसी मकाम को एक कानूनी शख्सियत में तब्दील करने का मुतबादिल कब हो गया। समाअत के दौरान राजीव धवन ने अल्लामा इकबाल के मज़कूरा शेर का जिक्र करके राम को इमाम हिंद बताते हुए उन पर नाज करने की बात कही। धवन ने दलील दी कि जन्मस्थान एक शख्स नहीं हो सकता। उन्होंने दलील दी कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण कानूनी शख्सियत नहीं है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में आज 25वें दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी कर दी गई है। हालांकि आज सुनवाई के दौरान अयोध्या में जो शिलालेख और जो दीवार पर उभरी हुई तमाम जो कलाकृति मिली हैं, उस पर फिलहाल जस्टिस बोबड़े ने सवाल किया। जस्टिस बोबड़े ने यह सवाल पूछा कि जो दो शेर और उसके बीच में जो एक गरुड़ पक्षी है, उन तमाम चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि इसी पक्ष का हिंदू पक्ष लगातार अपनी सबूत का आधार बताते रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकील राजीव धवन ने इन तमाम उभरी हुई कलाकृतियों को एक कलाकृति मात्र बताया। आज पहली बार राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में यह माना कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ जरूर था, लेकिन इस पर सवाल भी उन्होंने उठाया कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में किस स्थान पर हुआ। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद केस में पुलिस के जरिए चार्जशीट में मुलजमीन पर से कत्ल की दफा हटाए जाने की हर जानिब से मुखालफत की जा रही है। IIM बेंगलुरु के फैकल्टी और तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। 16 फैकल्टी मेंबर और 85 तलबा ने इस खत पर दस्तखत किए हैं। खत में मामले की दोबारा जांच का मुतालबा किया गया है। खत में झारखंड पुलिस की तफ्तीश पर खौफ व सदमे का इजहार किया गया है। हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी की बेवा को जिला इंतजामिया के जरिए जांच रिपोर्ट की कॉपी फराहम नहीं किए जाने पर मुख्तलिफ समाजी व सियासी शख्सियतों में शदीद बरहमी देखी जा रही है। इस मामले में पुलिस के जरिए दाखिल करदा चार्जशीट से कत्ल की दफा हटाई गई है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 302 का मामला को 304 में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि खुलेआम देखा जा रहा है कि उसको रात भर पीटा गया। एक नहीं कई लोगों ने बांध करके मारपीट किया है और मार के बुरी तरह जख्मी कर दिया। वो बेतहासा था। हॉस्पिटल में जब उसकी एडमिट की गई तो उस वक्त उसकी गंभीर स्थिति थी। अब कहा जा रहा है कि नहीं, उसके हार्ट अटैक से मौत हुआ है। ये सरासर गलत है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कमी है और ये सरकार के डायरेक्शन पर ये ड्रिल्ड किया गया है पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और एक्यूज को बचाने के लिए। इस तरह से जो है आने वाले दिन में अगर यही रवैया रहा तो जो ये उदंड लोग हैं, कानून को अपने हाथ में लेने वाले, इनको और मनोबल बढ़ेगा। एक तरफ सरकार ये कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कहाँ है सबका विश्वास? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि चोरी करने लोग अगर जाएंगे तो उनके साथ यही हश्र होगा। तो मैं समझता हूं कि समाज के अंदर एक प्रकार से वैमनस्य फैला रही है ये सरकार, और कहीं न कहीं इस इन्वेस्टिगेशन के भी संदेह के दायरे में है। असम NRC पर तनाजा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिल्ली में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामी तंजीम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तंजीम ने असम NRC से मुतल्लिक अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को पेश किया। रिपोर्ट में कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 57% ऐसे लोग NRC से बाहर किए गए हैं जो अपना केस दिफा करने के लिए मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रिपोर्ट में असम NRC की कई खामियों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इस ज़िमन में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल मेंबरान से बातचीत की।
असम में हुई एनआरसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आज भी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने, ये देखिए मेरे हाथ में ये वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो आज यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने ये पेश की है। हालांकि इससे पहले भी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी। क्या कुछ इसमें खास है, क्योंकि कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। हमारे साथ वो तमाम मेंबर्स मौजूद हैं जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हिस्सा रहे हैं, वो वहां पर गए हैं। किस तरह की खामियां एनआरसी में निकल के सामने आई हैं? देखिए, सबसे बड़ी खामी देखिए पेपर प्रूफ करना, पेपर के जरिए, कागज़ के जरिए नागरिकता प्रूफ करने का अगर कहा जाएगा तो आपकी ही मुश्किल आएगी, मुझे ही मुश्किल आएगी। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में नाम की स्पेलिंग कुछ होती है, वोटर आई कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और होती है। वो बंगला स्पीकिंग, असमिया स्पीकिंग राज्य है, वहाँ पे बोलना और बोलने से अंग्रेज़ी में लिखना, वो स्पेलिंग अलग अलग होती है। उस वजह से लोगों के नाम कट जा रहे हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी भी मौजूद हैं। सर, आपने देखा कि आपकी रिपोर्ट में कहा गया 57% ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेन डिक्लेयर किया गया लेकिन उनको बुलाया ही नहीं गया। ये किस तरह की स्थिति वहाँ पे थी? देखिए, क्या होता है कि अगर आप बाहर काम करने चले गए, मेरी मुलाकात एक औरत से हुई, वो तमिलनाडु काम करने चली गई और पुलिस आई। वहाँ पे बॉर्डर पुलिस होते हैं, जो बॉर्डर पुलिस वहाँ पे जो है वो बॉर्डर का देखभाल नहीं करती, वो फॉरेनर्स को पकड़ने का काम करती। कौन फॉरेनर्स है उसको पकड़ने का काम। उन्होंने नाम डाल दिया कि जो आप नहीं है, नोटिस भेज दिया। तो ऐसे 57% ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी विचित्र लगता है। और दूसरी बात ये कि जो आप पुलिस जो फाइनल वर्डिक्ट है उसमें पुलिस का रिपोर्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के सारे पेजेस खाली मिलेंगे। तो एक बात बताइएगा, क्योंकि एनआरसी हो गया है, डिटेंशन सेंटर की बात है, फॉरेन ट्रिब्यूनल बढ़ाने की बात है, लोग अपील कर सकते हैं, दोबारा से जा सकते हैं, जमीन पर क्या दिख रहा है? कितना सरकार कर रही है कि लोग जाएं वहां पर, अपने आप को इंडियन साबित करें? कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना ही है। अब ये है कि जो एक जो ज़मीन पे जो दिखने को ये मिला कि जो हिंदू लोग हैं उसमें वो घबराहट नहीं है। हिंदू, बंगाली स्पीकिंग हिंदूज़ में जिनका नाम नहीं आया है, वो घबराहट हमें लगा कि उनमें वो घबराहट नहीं है जो एक मुस्लिम परिवार को, एक मुस्लिम इंडिविजुअल को है जिसका नाम एनआरसी में नहीं आया है, उसमें उसको ज़्यादा चिंता है कि जो हमारा नाम कैसे आ जाए वापस एनआरसी में। नहीं तो फिर उनके लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, न सरकार है, न सिविल सोसाइटी है, वो अकेले हैं, न मीडिया है। जबकि हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को ये भरोसा है कि जो सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएगी और वो हमारा पार कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि सवाल तो थे पहले भी। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक बात और भी कही गई है कि जो अभी वहां पर फॉरेन ट्रिब्यूनल हैं वो सिर्फ 87 हैं जो वर्किंग हैं, और एक साल में एक फॉरेन ट्रिब्यूनल सिर्फ 64 केसेस को देख सकता है। अब 19,06,667 केसेस जो आए हैं फॉरेन डिक्लेयर होने के, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, कितने साल लगेंगे, ऐसे कई सवाल हैं जो एनआरसी को होने के बाद भी जो है खड़े हो रहे हैं, और ये जो विवाद जो है वो आगे बढ़ना तय है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सियासतदां मजहब के नाम पर जहर घोलने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। इसकी ताज़ा मिसाल गुजरात के अमरेली से सामने आई है, जहां 3 मुस्लिम भाइयों ने अपने वालिद के हिंदू दोस्त की आखिरी रसूमात पूरे हिंदू रस्म रिवाज के साथ अदा किए हैं। गुजरात के अमरेली से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम। 3 मुस्लिम भाइयों ने याद दिलाई मुल्क की गंगा जमनी तहजीब, गैर मुस्लिम की हिंदू रस्म रिवाज के साथ अदा की आखिरी रसूमात। ये मरहूम भीकू कुरैशी के अहले खाना है। इस घर में मुल्क की गंगा जमनी तहजीब आज भी जिंदा है। भीकू कुरैशी के तीनों बेटे अबू, नसीर और जुबैर हिंदू मुस्लिम एकता की जीती जागती मिसाल हैं। इन्होंने अपने वालिद के बरहमन दोस्त भानु शंकर पांड्या के आखिरी रस्मात पूरे हिंदू रस्म रिवाज के साथ अदा किए हैं। यही नहीं, जब अर्थी को कांधा देने की बात आई तो जनेव और धोती पहनने में भी नहीं हिचकिचाए, और नसीर के बेटे अरमान ने ही भानु शंकर की जसद खाकी को मुखाग्नि दी। नसीर कहते हैं कि वो 12वें दिन हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अरमान का सिर भी मुंडवाएंगे। बहुत साल से हमारे साथ रहते थे और वो यहाँ पे रहते थे मेरे बाबा के साथ, और गुजर गए।
और हमने उसकी क्रिया करी और अंतिम अग्नि संस्कार दिया। कैसे दिया? और 2 भाई और एक मेरे बनेवी और एक मेरा लड़का, तीन चारे होके दे दी। अमरेली के सावरकंडला में भानुशंकर पांड्या और भीखू कुरैशी में गहरी दोस्ती थी। भानुशंकर पांड्या का कोई परिवार नहीं था तो उन्होंने भीखू के खानदान को ही अपना बना लिया था। भीखू का 3 साल कबल इंतकाल हुआ तो भीखू के बेटों ने भानुशंकर को अपने मकान में ही रख लिया। ताहम इस बात का भी पूरा ख्याल रखा कि भानुशंकर एक ब्राह्मण है, इसलिए उनके खाने पीने का अलग इंतजाम और मजहबी अकीदों का पूरा एहतराम किया। भानुशंकर जब आखिरी सांसें ले रहे थे तो पड़ोस से गंगा जल लाकर उन्हें पिलाया गया। हमारा घर वाला भीखा था, वो कुरैशी भीखू, तो इसके साथ 50 वर्ष से रहते थे। हम लोग सब दादा मानते थे, मेरे दीकरा दादा मानते थे, हमें मामा मानते थे, हम उसको रखते थे। अब तक रखे 50 वर्ष थी। हम दीकरे है, एक जमाए और मेरे दीकरा का दीकरा अमान है, उसने जनोई पेरी चारे है અને इसको विधि शमशान ले गए, शोभा यात्रा में ले गए, और आई भरत गाड़ी उसमें ले गए। सब लोग थे, इसका ये ब्राह्मण की विधि सब मेरे घर में कर। भानुदादा गौर इस मुस्लिम परिवार के साथ रहते थे। जब वो मृत्यु हुए तब उसका अग्नि संस्कार और 4 भाइयों ने उसका कंधा देकर मुस्लिम परिवार ने उसको अग्निदान दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे समाज के लिए कौमी एकता का उत्तम उदाहरण है और पूरे देश के लिए ये बात बहुत बढ़िया है। भानुशंकर पांड्या गुज़िश्ता 40 सालों से कुरैशी खानदान से जुड़े हुए थे। जिंदगी के इन 40 सालों में मजहब इनकी मोहब्बत में दरार नहीं डाल पाया और जब भानुशंकर पांड्या का इंतकाल हुआ तो ये रिश्ता मजहब से ऊपर उठ गया और मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को एक नाकाबिले फरामोश पैगाम दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने दावा किया है कि मुतनाज़ा इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक की हवालगी को लेकर वज़ीर आज़म मोदी ने उनसे कोई बात नहीं की है। महातिर मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की लेकिन उन्होंने जाकिर नाइक की हवालगी को लेकर कुछ नहीं कहा। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने जाकिर नाइक के ताल्लुक से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई लेकिन इस दौरान मुतनाज़ा इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक की हवालगी के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई। महातिर मोहम्मद ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जाकिर नाइक की हवालगी के ताल्लुक से उनसे कुछ नहीं कहा। मलेशियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि हो सकता है कि यह शख्स हिंदुस्तान के लिए भी दिक्कतें पैदा करे। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ममालिक इसे लेना नहीं चाहते हैं। महातिर मोहम्मद ने मजीद बताया कि जाकिर नाइक मलेशिया के शहरी नहीं है और साबिका हुकूमत ने इन्हें मुस्तकिल रहने की इजाज़त दी थी। ऐसे में उनको मलेशिया की सियासत और निज़ामों पर तबसरे करने से गुरेज करना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमारे मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए अब इन्हें खिताब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाज़ेह है कि इसी महीने रूस के दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद से मुलाकात की थी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले ने कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी ने जाकिर नाइक की हवालगी का मामला उठाया था। बता दें कि जाकिर नाइक पर शिद्दत पसंदों को भड़काने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में हिंदुस्तान में मुतअद्दिद केस दर्ज हैं और वो हिंदुस्तान को मतलूब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस एक्शन के दौरान लाखों बेकसूर अफराद हलाक हो गए थे। फौजी कार्रवाई के बाद मुसलमानों और उनकी अमलाक को शरपसंदों ने निशाना बनाया था। दक्कन के लोगों पर जो क़यामत बर्पा की गई थी, इस वाक़े के बाद यहाँ के मुसलमान अभी तक नहीं संभल पाए। इन महलूकीन की याद में आज हैदराबाद में यौम दुआ का एहतमाम किया गया। मुसलमानों ने मरहूमीन के लिए दुआ मग़फ़िरत की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में औरंगाबाद में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का जश्न मनाया गया, तो दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमों और दानिशवरों ने हुकूमत से पंडित सुंदरलाल कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करने का मुतालबा किया। सख़ूत हैदराबाद के बाद लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तकसीम हुई थी, जिसके तहत मराठवाड़ा को महाराष्ट्र में ज़म किया गया। लेकिन पुलिस एक्शन में जो लाखों इंसानों को तहत देख किया गया और तबाह ताराश किया गया, वो आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख पर बदनुमा दाग है। इस कत्ल व गारतगिरी को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का नाम दिया गया और सन 1998 से
बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर औरंगाबाद में हर साल ये तकरीब मनाई जाती है। मुक्ति संग्राम की इस तकरीब में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों को याद किया और उनको ये भी एतराज होता है गैर मुस्लिमों को कि मुसलमान इस जश्न में शरीक क्यों नहीं होते। अफसोस की बात यह है कि वो भूल जाते हैं कि 17 सितंबर को कितने बड़े पैमाने पर पुलिस एक्शन के नाम पर इतना कत्लेआम किया, कितने लाख मुसलमानों को शहीद किया। तो वो जिनके आबा व अजदाद इसमें कत्ल हुए, जिनकी माएँ बहनों की इस्मत तार तार हुई और जिनके बच्चे यतीम हुए, वो कैसे इस जश्न में शामिल होंगे। मुस्लिम तारीख की किताबों में शायद 17 सितंबर 1948 की खूनरेज़ी का जिक्र न मिलता हो, लेकिन बुजुर्गों के दिलों में आज भी इसकी दर्दनाक यादें ताज़ा हैं। आज भी जब इन बुजुर्गों को उन पुराने दिनों की याद आती है, ज़बान गूंगी हो जाती है। गुलबर्गा में हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने बात की 88 बरस के बुजुर्ग डॉक्टर वहाब अंदलीब से, जो पुलिस एक्शन के खुद मुतासरीन में शामिल हैं। सितंबर 1948 के दिन को दक्कन में मुसलमान एक सियाह बाब से ताबीर करते हैं, एक सियाह दिन से ताबीर करते हैं, जहां लाखों मुसलमानों का कत्ल आम हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वहाब अंदलीब साहब, जिनके वो भी खुद 17 सितंबर 1948 के मुतासिरा हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। सर, किस तरह के हालात थे उस वक्त पे? उस वक्त मैं गुलबर्गा ही में था, मगर हमको भी यहाँ से गुलबर्गा से हैदराबाद जाना पड़ा। तो मैं पूरी तरह, मेरी पूरा ख़ानदान साथ नहीं था, कुछ रिश्तेदारों के साथ मुझे अकेले वहाँ जाना पड़ा। तो आज जो ये जश्न मनाया जा रहा है या उसे यौम नजात का नाम दिया जा रहा है, वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक पुलिस एक्शन था और इसमें निज़ाम की जो फौज थी उससे मुकाबला ही नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ था आपके मामू के? मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत भले ही 9 माह पूरे करने के बाद खुश हो, लेकिन सूबे के बड़े मुस्लिम लीडरान की हुकूमत से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने सूबे में उर्दू के हुकूक को लेकर हुकूमत से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारान अजीज कुरैशी के बयान पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि कांग्रेस की पॉलिसीज को, इंदिरा जी के बनाए हुए पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंदिरा जी के ख्वाबों को पामाल करने के लिए, उर्दू को नुकसान पहुंचाने के लिए वो हो रहा है गवर्नमेंट में। और ताज्जुब मुझे है कि बहुत तवज्जो दिलाने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं इसके ऊपर हुई है। कि मैं कमलनाथ जी को मैंने लिखा है, पहले भी दिग्विजय सिंह से भी मैंने कहा है, और उम्मीद है कि जल्दी हालात ठीक होंगे। और अगर नहीं हुए तो मैं ऐलान करता हूँ आज कि मैं इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करूंगा, अनशन, और जरूरत पड़ी तो हमारा निशान भी करूंगा इसके लिए।